जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का आर्टिकल, जो कि 32 से आगे पढ़ाया जाएगा और ये सीरीज़ तीसरी है। तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ाए जा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप सिर्फ एग्जाम में टैकल कर पाएँ आर्टिकल से आए हुए क्वेश्चन को, आपको वही चीज़ यहाँ पे डील कराई जा रही है। तो हम आर्टिकल नंबर 32 तक पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद क्या महत्वपूर्ण है वो पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 में क्या दिया गया है? परिभाषा दिया गया है। किसका परिभाषा? परिभाषा किसका? डीपीएसपी का। डीपीएसपी का यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी में होता क्या है? डीपीएसपी को आप न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं करा सकते, ये बाध योग्य नहीं है। यानी कि अगर आप चाहें कि इसे न्यायालय से लागू करवा लिया जाए तो ये नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट को न्यायालय से लागू कराया जा सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी जो दिया गया है आपके संविधान में, अगर वो सरकार आपको उपलब्ध नहीं करा रही है तो वो सरकार के मर्जी के ऊपर है। क्योंकि जब डीपीएसपी बनाया गया था तो अपने पास, हमारे देश के पास उतने संसाधन नहीं थे। जैसे जैसे संसाधन बढ़ेगा वैसे वैसे डीपीएसपी को दिया जाएगा। डीपीएसपी में जो प्रावधान है वो जनता के लिए लाए जाएंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 36 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 37 में क्या लिखा गया है? जो मैंने बात कही वही आर्टिकल नंबर 37 में लिखा गया है। यानी कि न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय से लागू नहीं करा सकते, न्यायालय से लागू नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 37 में ये लिखा गया है। अब आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 में क्या है? समान काम के लिए समान काम के लिए समान वेतन। यानी कि जो काम लड़की कर रही है या लड़का कर रहा है, अगर दोनों कोई एक काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं है कि लड़की है तो उसे कम दिया जाए या फिर लड़का है तो उसे ज़्यादा दिया जाए, वो लड़का है तो उसे कम या फिर लड़की को कम दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 39 में साफ साफ कहा गया है समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 39A। आर्टिकल नंबर 39A में क्या लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 39 में ये लिखा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि अगर कोई तबका है जो गरीब है, जैसे पिछड़े हुए लोग हैं, वो नहीं लड़ पा रहे हैं केस, अगर उन पे कोई किसी प्रकार की जाति कर रहा है तो सरकार, हमारे संविधान में ये प्रावधान बनाया गया है कि उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। तो ये आर्टिकल नंबर 39 के ए में है। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायत से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 40। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की अधिकांश जनता गाँव में रहती है। तो अगर हम गाँव का बेहतर विकास कर सके तो एक बड़ा तबके का पलायन जो है शहर की ओर होता है, जिसमें कि शहर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं रहने के लिए। फिर पेड़ काटो और विकास करो, घर बनाओ, आवास बनाओ, सब कुछ बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गांव से लोग उठ के वहां चले जाते हैं जीविकोपार्जन के लिए, जीविका ढूंढने के लिए। लेकिन अगर गाँव का ठीक से विकास हो जाएगा तो बड़ा तबका वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ भी भीड़ नहीं रहेगी और जो अपने घर पे हैं वो कमा खा के खुश रहेंगे। तो वहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में लिखा गया है कि उसे ग्राम पंचायत में जगह दी जाए। और जैसे ही 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसे कानूनी अधिकार मिल गया। तो ये था आर्टिकल नंबर 40। अब आते हैं आर्टिकल नंबर आते हैं 42 पर। आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 42 कहता है अगर किसी को आप काम करवा रहे हैं तो उसके लिए सही दशा उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन में उसे रख दे रहे हैं और वो काम कर रहा है। यानी कि सही दशा उपलब्ध कराना, सही दशा उपलब्ध कराना। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? निर्वाह योग्य मजदूरी। यानी कि आप उसे काम तो करा रहे हैं लेकिन आप उसे कम से कम इतना वेतन दीजिए जिससे कि वो अपने जीवन का गुजारा कर सके। अब कोई दिन भर काम किया है, आप उसे 50 रुपये देकर विदा नहीं कर सकते हैं। आपको महंगाई क्या है, कैसे समाज चल रहा है, वहाँ पे किस चीज़ का कितना दाम है, उन सबको नज़र में रखते हुए आपको कम से कम यानी कि मिनिमम सैलरी उतनी देनी है जिससे कि उसका गुजर बसर हो जाए। तो ये था आर्टिकल नंबर 43। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 44 पर। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 44 में समान सिविल संहिता है, यानी कि सबके लिए
कानून समान हो जाएगा आर्टिकल नंबर 44 में। आर्टिकल नंबर 44 में क्या है? सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड समान सिविल संहिता यानी कि जैसे आप देखेंगे कि किसी धर्म के लिए अलग प्रावधान है शादी का, तलाक का अलग प्रावधान है, और किसी धर्म के लिए अलग प्रावधान है शादी का और तलाक का। किसी धर्म में है कि आप बहुविवाह कर सकते हैं, किसी धर्म में है कि आप एक विवाह किए हैं तो उसे तलाक देंगे, उसके बाद ही आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 44 लागू हो जाएगा यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो ये सब नहीं रहेगा। तलाक का प्रावधान भी सबके लिए एक हो जाएगा, अगर कोई अपराध कर रहा है उसके लिए भी सज़ा एक ही हो जाएगी। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 44। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 47 पर। आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है कि नशीली दवाइयों पर रोक और जो पौष्टिक आहार है वो सरकार उपलब्ध कराए। यानी कि नशीली दवाइयों पर दवाइयों और पदार्थों पर रोक, या फिर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएगी। ये काम किसका है? ये सब काम सरकार का है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 48A पर। आर्टिकल नंबर 48A क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 48A। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 50 पर। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। ये दोनों अलग अलग रहेंगे। यानी कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप कार्यपालिका नहीं करेगा और कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका के किसी भी चीज़ में नहीं होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 50 कहता है। आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 51 कहता है विश्व शांति। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है दोस्तों कि हर एक मंदिर से आवाज़ आती है कि विश्व का कल्याण हो। जब आप पूजा पाठ को संपन्न करेंगे, मंदिरों में देखेंगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये सब करते हुए सबसे अंतिम में कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। यानी कि हम ऐसे हैं जो कि विश्व की शांति की कामना करते हैं, यानी कि विश्व कल्याण की कामना करते हैं। तो वही हमारे संविधान में भी रखा गया है कि विश्व शांति। उसके बाद क्या आता है? आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में इसे जोड़ा गया है, वो 51A के तहत जोड़ा गया है। अब हम 51A के बाद आ जाते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद पे। राष्ट्रपति का अनुच्छेद सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको याद करना जरूरी है। तो सबको याद करने के चक्कर में दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन घूमने लगते हैं, तो हम उसे ऐसे ही रैंडमली ना याद करके एक ट्रिक के तौर पे याद करेंगे, जिससे कि आसानी से याद हो सके। और हमें बहुत विद्वान तो बनना नहीं, हमें सिर्फ एग्ज़ाम देकर आना है और उसमें नंबर लाना है। तो ये सीरीज उसी को नज़र में रखते हुए चल रही है। यहाँ विद्वान बनाने के लिए नहीं, एग्ज़ाम आपका टैकल हो उस चीज़ के लिए आपको बताया जा रहा है। तो राष्ट्रपति से ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दशम। यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का फुल फॉर्म याद करके रखना है, बस यही एक काम करना है। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये 12 से शुरू होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है 52 में है। 52, उसके बाद नंबरिंग आप करते चले जाइए, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। यानी कि 3, 3, 6, 7 और 3, 10 आर्टिकल हम इसी एक ट्रिक से याद कर लेंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। अब देखिए, प से क्या होता है? पद। किसका पद? राष्ट्रपति का पद है। क से क्या है? यहाँ पे क से क्या है? ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब नी से क्या होगा? निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति है तो उसका चुनाव तो होगा ही, निर्वाचन होगा। उसके बाद क से क्या है? को से क्या है? कोटा है।
को से क्या है, कोटा है। यहाँ का से क्या है, का से क्या है, कार्य, का से क्या है, कार्य, कार्यकाल है। का से क्या है, कार्यकाल है। दू से क्या है, दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव। यो से क्या है, योग्यता है, क्या योग्यता है। द से क्या है, दशा है, दशा है। उसके बाद श से क्या है, शपथ है, शपथ। और म से क्या है, महाभियोग, महाभियोग। अब आप देखिए 10 आर्टिकल यहीं पे ख़त्म हो गए। पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद 52-53 में क्या है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 54 में निर्वाचन होगा। फिर उसके बाद को से क्या होगा, को से कोटा हो जाएगा, 55 में कोटा हो जाएगा। फिर कार्यकाल कितना होगा इसका, ये दिया गया है आपका 56 में। 57 में क्या दिया गया है, दोबारा चुनाव के लिए 57 में दिया गया है। यह से क्या होगा, ये इससे हो जाएगा आपका योग्यता। यह से योग्यता किस में हो जाएगा, ये 58 में हो जाएगा, योग्यता 58 में हो जाएगी। उसके बाद फिर 59 में क्या हो जाएगा, 59 में दशा हो जाएगा, क्या क्या शर्तें रहेंगी। उसके बाद 100 में शपथ हो जाएगा। और म से महाभियोग में क्या होता है, संसद में जितने लोग हैं उसका 2/3 बहुमत से जब पास किया जाता है तो महाभियोग होता है। और जो विशेष प्रावधान होता है, विशेष बहुमत होता है, वो उपस्थित लोगों का 2/3 होता है। ये सब चीज़ों का डिफरेंस आप करके चलेंगे। तो ये पूरा राष्ट्रपति रिलेटेड, प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल थे, ये आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए, प्रेसिडेंट रिलेटेड। अब हम वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड इसी तरीके से पढ़ लेते हैं। 10 ये पढ़ लिए, अब वाइस प्रेसिडेंट से पढ़ लेते हैं। वो भी ट्रिक के तौर पे हम लोग पढ़ लेंगे, तो वो भी फटाक से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है और थोड़ा दिमाग लगा देंगे तो यहाँ से बिना कन्फ्यूज़न के आप 1-2 नंबर जो भी आएगा लेकर चले जाएंगे। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल, उसका क्या ट्रिक है, उसका निका चूस, ये आपका हो जाएगा ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आर्टिकल 63 से चालू होता है। आर्टिकल नंबर 63 से यहाँ पे चालू होता है। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक आएंगे हम। अब देखिए इसमें कितने आर्टिकल, 3, 2, 5 और 2, 7, यानी कि 17 आर्टिकल सिर्फ आप 2 ट्रिक से याद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, उपराष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति हो गया, यानी कि 63 में उपराष्ट्रपति है। स से क्या हो जाएगा, सभापति होगा, सभापति हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति वेतन कैसे लेता है, उपसभापति के नाते लेता है, सभापति के नाते लेता है वो राष्ट्रपति वेतन। सभापति हो गया। 64 में, 65 में क्या हो जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएगा। नी से हो जाएगा निर्वाचन हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा, कार्यकाल। उसके बाद च से क्या हो जाएगा, च से हो जाएगा चुनाव हो जाएगा। च से क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। नी से निर्वाचन हो जाएगा। च से क्या हो जाएगा, चुनाव। और चुनाव क्या, निर्वाचन तो यहाँ पे हो गया, तो कैसा चुनाव का समय बताया जाएगा। किस में बताया जाएगा, 68 में चुनाव का समय बताया जाएगा। और स से क्या हो जाएगा, शपथ ले लेगा, शपथ। तो अब पूछेगा आपसे कि आर्टिकल 69 में क्या है, तो आर्टिकल 69 में क्या है, शपथ है। आर्टिकल नंबर 68 में क्या है, चुनाव का समय। आर्टिकल नंबर 67 में क्या है, तो कार्यकाल बताएंगे। आर्टिकल नंबर 68 में क्या है बताएंगे आप। आर्टिकल नंबर 68 में क्या है आपका, चुनाव का समय। 67 में क्या है, कार्यकाल है। 66 में क्या है, निर्वाचन है। उसके बाद 65 में पूछा क्या है, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकता है, उपराष्ट्रपति। और सभापति कौन होता है, किस आर्टिकल में है, 64 में है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रिलेटेड आर्टिकल इस 2 ट्रिक के माध्यम से हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ और आगे के अनुच्छेद जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है,
प्रेसिडेंट की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 72 में है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति कौन कौन सी सजा को क्षमा कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सब आर्टिकल नंबर 72 में है। आर्टिकल नंबर 74 में क्या है, आर्टिकल नंबर 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद का क्या काम होता है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है, मंत्रिपरिषद। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या मतलब, महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 में क्या है, महान्यायवादी है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 79, 80, 81। आर्टिकल नंबर 79, 80, 81 में क्या है, आर्टिकल नंबर 79 में क्या है, संसद है 79 में। ऐसे समझिए, आर्टिकल नंबर संसद, ये आर्टिकल हो गया 79, उसके बाद ये 80 हो गया, ये आर्टिकल नंबर 81 और ये आर्टिकल नंबर 81 और ये क्या है, आर्टिकल 79। तो ये संसद हो गया, ये क्या हो गया आपका, राज्यसभा और ये हो गया लोकसभा, 81 है ये हो गया लोकसभा। यानी कि आर्टिकल नंबर 79 में क्या है, आर्टिकल नंबर 79 में संसद से रिलेटेड चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 81 में 80 में क्या है, राज्यसभा है जो कि उच्च सदन कहा जाता है, ये स्थायी सदन है। लोकसभा 81 में है जिसे निम्न सदन कहा जाता है और ये अस्थायी सदन है, यानी कि इसे भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका आर्टिकल 79, 80 और 81। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 108 पे, जिसमें ज्वाइंट सीटिंग के बारे में कहा गया है। ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। जब किसी विधेयक पर सहमति नहीं बन पाती है दोनों सदनों की, तो फिर ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है। ज्वाइंट सीटिंग जो है वो आपका संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 108 में क्या होता है, ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग मतलब संयुक्त बैठक। ये है आपका आर्टिकल नंबर 108 में। आर्टिकल नंबर, इसके बाद आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 110। आर्टिकल नंबर 110 में क्या है, धन विधेयक। आर्टिकल नंबर 110 में क्या है, धन विधेयक। आर्टिकल नंबर 110 में है धन विधेयक। और कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, ये कौन तय करेगा, ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ये तय करेगा धन विधेयक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 112 पे। आर्टिकल नंबर 112 क्या कहता है, बजट। अब सवाल ये आता है कि क्या बजट शब्द हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है, तो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वहाँ पे क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है आर्टिकल नंबर 112 में। आर्टिकल नंबर 112 में क्या दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 123 आ जाता है। आर्टिकल नंबर 123 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 123 में दिया गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, यानी कि जो टेम्परेरी कानून होता है, उस समय जब सदन नहीं चल रहा होता है तो कोई कानून बनाना होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है जो कि आर्टिकल नंबर 143 से जारी करता है। उसके बाद फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 124 में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 129 में। आर्टिकल नंबर 129 में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि अभिलेख न्यायालय क्यों बताया जाता है, कहा जाता है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे दिया है तो फिर कोई और अगर केस चल रहा है तो उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सुप्रीम कोर्ट का दिखा के समय भी बचा सकते हैं और जल्दी न्याय भी पा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का हर एक डिसीजन अपने आप में एक तरह का कानून होता है जिसे छोटे कोर्ट दिखा के जल्दी अपना काम निकालते हैं। तो ये 129 में दिया गया है। अब हम आते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 137 में क्या दिया गया है। आर्टिकल नंबर 137 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 137 में दिया गया है जुडिशियल रिव्यू।
आर्टिकल नंबर 137 में जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पूर्वालोकन है। न्यायिक पूर्वालोकन यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर जो पहले डिसीजन दिया है तो उसे बाद में बदल भी सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट से कई केस हुए हैं, जैसे मिनर्वा मिल केस हो गया और सज्जन सिंह केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ और डिसीजन दिया, फिर उसको 137 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू में अपने डिसीजन को चेंज किया है। तो वहाँ पे हो जाता है 137 में क्या कहा गया है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका 143 में क्या दिया गया है, 143 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये किस में दिया गया है, 143 में। 143 में क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से जब चाहे तब सलाह ले सकता है, लेकिन उसे माने ये बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर। तो ये था आर्टिकल नंबर 143। अब आ जाता है आर्टिकल नंबर 148 पे। आर्टिकल नंबर 148 में क्या दिया गया है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग के बारे में कहा दिया गया है, 148 में दिया गया है। अब आते हैं 152 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 152 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 152 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 152 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है, आर्टिकल नंबर 152 में दी गई है। अब राज्यपाल की क्षमा, जैसे राष्ट्रपति ने क्षमादान शक्ति की, वैसे अब राज्य की बात आ गई है तो आर्टिकल नंबर 153 में क्या हो जाएगा, 153 में क्या हो जाएगा, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल नंबर 161 आर्टिकल नंबर 161 में क्या होगा कि राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। तो अब देखिए, इसीलिए इन सब के ऊपर जो है फौजदारी मुकदमा नहीं चलता है, क्योंकि ये राज्यपाल जो है 161 के अंतर्गत माफ़ कर लेगा और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72 के अंतर्गत माफ़ कर लेगा फौजदारी मुकदमा। इसलिए इनके ऊपर या फिर किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलता है, क्योंकि ये अपना खुद माफ़ कर देंगे, इनके पास ये शक्तियाँ हैं। तो ये था आर्टिकल नंबर 161। आर्टिकल नंबर 161 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 161 तक अब हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 165 पर आते हैं। आर्टिकल नंबर 165 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 165 में कहा गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल, उससे पहले जान जाते हैं कि मुख्यमंत्री किस में है। मुख्यमंत्री है हमारा आर्टिकल नंबर 164 में। आर्टिकल नंबर 164 पे कौन है, सीएम है। आर्टिकल नंबर 165 में कौन है, आर्टिकल नंबर एजी है, मतलब कि एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं कि केंद्र में कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। यहाँ पे एडवोकेट जनरल, स्मॉल से लिखेंगे तो एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए कैपिटल में लिखा जाता है। ये था 165 अटॉर्नी जनरल। अब हम आते हैं 213 पे। आर्टिकल नंबर 213 में क्या होगा, आर्टिकल नंबर 213 में क्या होगा, आर्टिकल नंबर 213 में होगा हाई कोर्ट। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट था, अब हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल नंबर 213 में क्या होगा, 213 में क्या होगा, हाई कोर्ट। अब देखिए इसे कैसे याद किया जाए। अब यही एक उठा के यहाँ लगा दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, यही एक उठा के यहाँ लगा दीजिए तो हाई कोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करके रख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 213 में क्या हुआ है, हाई कोर्ट दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर, नहीं गलत हो गया यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 214 में हाई कोर्ट है। आर्टिकल नंबर 214 में हाई कोर्ट है। आर्टिकल नंबर 214 में हाई कोर्ट है। अध्यादेश 123 में जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर अध्यादेश हो जाएगा किसमें, आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। थकान हो गई है, अब हम पढ़ेंगे अगला वीडियो। अब मतलब आज जो अगला बचे हुए आर्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।